अस्सलाम वालेकुम गाइस। जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि एनालिसिस ऑफ प्लांट मटेरियल, कि हम प्लांट मटेरियल को कैसे एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। विच सब्सटेंसेस आर मेजर्ड ड्यूरिंग प्लांट एनालिसिस, के प्लांट एनालिसिस के दौरान हमने किन सब्सटेंसेस को एनालाइज करना है। सेकंड पे है इसका ऑब्जेक्टिव है वाई वी नीड टू एनालाइज प्लांट मटेरियल, कि हमने प्लांट मटेरियल को क्यों एनालाइज करना है। नंबर थर्ड पे है रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड पोल्यूशन, और इसमें हम प्लांट और पोल्यूशन का जो है वो भी रिलेशन स्टडी करेंगे। स्टेजेस ऑफ प्लांट एनालिसिस को देखेंगे एंड सैम्पलिंग ऑफ प्लांट एनालिसिस। सबसे लास्ट पे फिर हम क्या करेंगे, जो सैम्पलिंग है प्लांट एनालिसिस की वो करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। प्लांट एनालिसिस इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इन अ स्पेसिफिक प्लांट पार्ट, के प्लांट एनालिसिस क्या है, हमने एनालाइज करना है क्वांटिटिवली या क्वालिटी को या क्वांटिटी को किसी भी केमिकल सब्सटेंस की प्लांट की किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में, तो उसे हम बोलेंगे प्लांट एनालिसिस। यानी कि प्लांट का कोई भी पार्ट, लीफ है उसका, रूट है, स्टेम है, फ्लावर है, हमने वहाँ पे क्या करना है, डिटरमाइन करना है किसी भी केमिकल सब्सटेंस को, क्वालिटी को या क्वांटिटी को, तो उसे हम बोलेंगे प्लांट एनालिसिस। गैस सब्सटेंसेस हैं मेजर्ड इन प्लांट एनालिसिस आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, और जिन सब्सटेंसेस को हम प्लांट एनालिसिस में स्टडी करते हैं इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि प्लांट को रिक्वायर होते हैं इन लार्ज अमाउंट में, जैसे कि पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, जिंक है, मोलिब्डेनम है हमारे पास। नंबर 3 पे है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ई.जी. अमाइनो एसिड, हार्मोन्स। नंबर 4 है हमारे पास पेस्टिसाइड्स, ई.जी. डाई एल्ड्रिन एंड एल्ड्रिन, के पेस्टिसाइड्स जो हैं इनका क्या इफेक्ट होगा। हैवी मेटल्स हैं, प्लूटेंट्स, जैसे कि हमारे पास कैडमियम है। नेक्स्ट है कि प्लांट एनालिसिस को हम वाइडली एम्प्लॉयड करते हैं इन एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी है कि सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन, कि हमने अपनी सॉइल में कौन सी फर्टिलाइज़र्स डालनी है, हमारी सॉइल में क्या डेफिशिएंसी है कि प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, या उसको वो मिनरल नहीं मिल रहे जिनकी डेफिशिएंसी है सॉइल में, तो हम सॉइल को वही मिनरल जो है प्रोवाइड करेंगे ताकि प्लांट जो है वो ग्रो कर सके। यानी कि इनका जो रिलेशन है सॉइल मैनेजमेंट का और प्लांट की प्रोडक्शन के साथ जो रिलेशन है उसको हम एग्रोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट है टू मेजर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द प्लांट टिश्यू, कि हमने प्लांट टिश्यू के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं उनको मेजर करना है। नेक्स्ट है टू इवेलुएट द फर्टिलिटी ऑफ क्रॉप्स टू आइडेंटिफाई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, कि हमने एवेलुएट करना है कि फर्टिलिटी जो है क्रॉप्स की उनको, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी है प्लांट को। टू रिकमेंडेड सूटेबल ट्रीटमेंट ई.जी. द क्रिटिकल वैल्यू फॉर पोटैटो ट्यूबर आर गिवन बिलो, कि हर जो है प्लांट है उसके लिए जो क्रिटिकल वैल्यू है हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वो गिवन होगी। वो जो जब हमारे पास वो क्रिटिकल वैल्यू जो है हम मेजर करेंगे, लेट सपोज हमारे पास लीफ है, लीफ में अगर हम नाइट्रोजन पोटेशियम, पोटैटो ट्यूबर है उसमें हम नाइट्रोजन पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम या सल्फ़र वगैरह को देखना चाह रहे हैं, उनके अमाउंट के वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, तो अगर तो नाइट्रोजन की क्रिटिकल वैल्यू वहाँ पे 14 आ रही है पोटैटो ट्यूबर के लिए, तो इट्स मीन के उसकी जो उसको जितनी अमाउंट चाहिए वो उसके पास है। अगर पोटेशियम की 1.8 है, यानी अगर इससे कम या ज़्यादा हो रही है क्रिटिकल वैल्यू से, क्रिटिकल वैल्यू बताने का यही मतलब है कि हर प्लांट के लिए जो है ना वो स्पेसिफिक होगी क्रिटिकल वैल्यू। तो क्रिटिकल वैल्यू बताने का यही मतलब है कि अगर क्रिटिकल वैल्यू से कम या ज़्यादा है तो हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इस प्लांट में क्रिटिकल वैल्यू इसकी ये होनी चाहिए थी, बट ये है अलग अलग। पोटेशियम की क्या है, सल्फ़र की क्या है, कैल्शियम की क्या है, हर प्लांट के लिए डिफरेंट होगी। नेक्स्ट है प्लांट एंड पोल्यूशन, के प्लांट और पोल्यूशन का क्या रिलेशन है। पोल्यूशन कैन इम्पैक्ट ऑन प्लांट फ्रॉम एटमॉस्फेयर, जो पोल्यूशन है ये एटमॉस्फेयर से प्लांट को इफेक्ट करेगी, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड इंजरी टू लीव्स, कि सल्फ़र जो डाइऑक्साइड है ये लीव्स को इंजर कर देगा। कहाँ से,
हवा से, हवा में ये होगा सल्फर डाइऑक्साइड और ये जो लीव्स को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट नंबर 2 है थ्रू रूट्स ऑफ द प्लांट एज इन केस ऑफ सोलबल एल्यूमिनियम, कि अगर रूट्स हैं, रूट्स में हमारे पास एल्यूमिनियम, अगर रूट्स एल्यूमिनियम को एब्जॉर्ब कर रही हैं तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी प्लांट्स को। प्लांट पोल्यूशन इज़ ऑफ कंसर्न फॉर 2 रीज़न, हम इसको 2 वजह से इसको स्टडी करते हैं प्लांट पोल्यूशन को। नंबर 1 है पोल्यूटेंट में हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्लांट्स, जो पोल्यूटेंट है वो डायरेक्टली भी इफेक्ट कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी इम्पैक्ट करते हैं प्लांट को, लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन क्रॉप यील्ड, जिसकी वजह से जो है क्रॉप की है जो यील्ड है वो कम हो जाती है। लेट्स सपोज SO2 है मे हैव अ क्रोनिक एंड एक्यूट इंजरी टू प्लांट, इसके ये प्लांट को क्रोनिक और एक्यूट इंजरी सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हो सकती है। वह क्रोनिक जो है ये यानी कि क्रोनिक इंजरी जो है लेट टाइम के लिए होगी, यानी कि ज़्यादा टाइम के लिए होगी, और एक्यूट जो है ये फ़ौरन से प्लांट को इफेक्ट करेगा, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है। और नेक्स्ट है हमने एक इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पढ़ना है कि एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय रेनफॉल originating फ्रॉम वेरी सेम SO2 ड्यू टू दिस एल्यूमिनियम मोबिलाइज फ्रॉम सॉइल एंड कॉज इंजरी टू प्लांट, ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। डायरेक्ट इम्पैक्ट था कि सॉइल जो डायरेक्ट है जो क्रॉप की यील्ड है वो इफ़ेक्ट हो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। और नंबर 2 है जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है उसमें क्या होगा कि जो एसिडिफिकेशन हो जाएगी सॉइल की, किस वजह से कि सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो हमारे पास हवा में मौजूद है, वो हमारे पास रेन की फॉर्म में आएगा, प्लांट सॉइल के पास, सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा इसको रूट्स में, और ये हमारे पास एसिडिफिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास रीज़न 2 है प्लांट में एक्ट एज व्हीकल फॉर ट्रांसफ़र करते हैं पोल्यूटेंट्स को इनटू द फूड चेन, ई.जी. कैडमियम इज readily accumulated by plant and not harmful for plant themselves but could pose a threat to the animal and human that consume this plant, कि जो प्लांट है वो क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं पोल्यूटेंट को फूड चेन में, किस वे में कि प्लांट जो है कुछ तो जो मेटल्स हैं जैसे कि कैडमियम वगैरह वो प्लांट में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, लेकिन प्लांट को ये कोई भी इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, बट ये जब प्लांट के थ्रू फूड लेते हैं एनिमल और ह्यूमन तो ये उनको इफेक्ट करता है। प्लांट एनालिसिस इज देयरफॉर एन इम्पोर्टेंट टूल टू मैनेज क्रॉप प्रोडक्शन, इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन एंड रिमूव पोल्यूटेंट फ्रॉम प्लांट टू कीप फूड चेन सेफ। नेक्स्ट है प्लांट एनालिसिस की स्टेजेस हैं। प्लांट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, सैम्पलिंग है, वॉशिंग, ड्राइंग, ग्राइंडिंग एंड एक्सट्रैक्शन। नंबर 1 है सैम्पलिंग, मेजर कंसिडरेशन ऑफ सैम्पलिंग स्टेजेस आर विच प्लांट पार्ट टू सैम्पल, कि हमने प्लांट के किस पार्ट को सैम्पल करना है। व्हेन टू सैम्पल, कब सैम्पल किया जाए। व्हेन टू सैम्पल का मतलब है कि सीज़न का इफेक्ट भी होगा कि हमने किस सीज़न में किस क्रॉप को या किस जो प्लांट को हमने सैम्पल करना है। विच केमिकल सब्सटेंस टू डिटरमाइन, कि हमने किन केमिकल सब्सटेंस को डिटरमाइन करना है, पोटेशियम को, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, या बायोलॉजिकल जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनको। द नंबर ऑफ सैम्पल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट, कि हम इसमें हम सैम्पल के जो नंबर्स हैं उनको भी स्टडी करेंगे क्योंकि हमने उनमें से रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स लेने हैं या रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट लेना है। सम जनरल प्लांट सैम्पलिंग रूल्स आर गिवन बिलो, कुछ इसके रूल्स हैं वो गिवन बिलो है हमारे पास। सैम्पल रैंडमली एट लीस्ट 20 प्लांट थ्रू आउट द स्टडी एरिया, हमने क्या करना है रैंडमली सैम्पल करना है, कम से कम 20 प्लांट्स को लेना है थ्रू आउट उस स्टडी एरिया में से। नेक्स्ट है ईच सैम्पल शुड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 100 ग्राम ऑफ फ्रेश प्लांट टिश्यू। नेक्स्ट है सैम्पल एरिया एग्जिबिटिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम सेपरेटली फ्रॉम मेन एरिया, के जो सैम्पल एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं तो हम उनको क्या करेंगे सेपरेट फ्रॉम मेन एरिया, तो मेन एरिया से उसको सेपरेट कर लेंगे। सम एमेच्योर लीव एक्सपोर्ट टू सनलाइट जस्ट बिलो द ग्रोइंग टिप्स ऑन स्टेम एंड मेन ब्रांचेस, हम क्या करेंगे मेच्योर लीव्स को लेंगे जहाँ पे सनलाइट उनको पहुँचती हो, सनलाइट की अवेलेबल वहाँ पे उनको हो। सैम्पल एट बिगनिंग ऑफ प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टेज और जस्ट बिफोर, सैम्पल जो हैं बिगनिंग ऑफ प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टेज और जस्ट बिफोर
या इससे कुछ देर पहले की जो हमने वो सैंपल लेने कि बिगनिंग ऑफ प्लांट रिप्रोडक्टिव के प्लांट अपनी रिप्रोडक्शन को स्टार्ट कर रहा हो या उससे कुछ देर पहले। डोंट सैम्पल प्लांट दैट आर पास्ट फुल मेच्योरिटी, यानी कि जो प्लांट हमारे पास पुराने हो चुके हैं काफ़ी, उनको हमने सैंपल नहीं करना। डू नॉट सैम्पल टिश्यू दैट इज़ कवर्ड विद डस्ट और सॉइल, जो डस्ट और सॉइल के साथ कवर्ड है, लीव्स हैं या कोई भी प्लांट का पार्ट है, इसको हमने स्टडी में नहीं लेंगे। नेक्स्ट है डोंट सैम्पल टिश्यू फ्रॉम प्लांट विच विजिबल इंसेक्ट डैमेज, यहाँ पे ऑलरेडी इंसेक्ट का डैमेज वगैरह हुआ हो लीव्स पे या किसी भी पार्ट पे, तो उनको हम स्टडी नहीं करेंगे, सैंपल में नहीं लेंगे। डोंट सैम्पल डेड प्लांट को भी हम सैंपल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज है कि हमने ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज कैसे करनी है। फ्रेश सैंपल शुड बी टेकन टू द लेबॉर्ट्री, हम लेबॉर्ट्री में ले आएंगे। फ्रेश मटेरियल शुड बी पैक्ड लूजली इन पॉलीथीन बैग, पेपर बैग और क्लॉथ बैग, कैन बी केप्ट फॉर सेवरल आवर्स। प्रोलॉन्ग स्टोरेज शुड बी अवॉइडेड पार्टिकुलरली एट रूम टेम्परेचर प्रेयर टू स्टोरेज। क्या करना है कि हमने बहुत ज़्यादा उसका जो स्टोरेज टाइम है उसको भी नहीं बढ़ाना। सैम्पल शुड बी ड्राइड इन एन ओवन एट बिलो देन 60 डिग्री सेल्सियस टू प्रिवेंट स्पॉयलेज। हमने क्या करना है कि अगर ओवन में इसको करना है ड्राई, तो हमने टेम्परेचर को बिलो देन 60 डिग्री, ताकि वो ख़राब ना हो जाए, स्पॉयलेज उसमें बैक्टीरिया वगैरह का इफेक्ट ना हो जाए। दे कैन बी एयर ड्राइड बाय स्प्रेडिंग आउट ओवर एन एरिया फॉर 1 to 2 days बाय कंटेमिनेशन बाय सॉइल एंड डस्ट हैज़ टू बी प्रिवेंटेड। हम इसको ओवन में भी ड्राई कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसको हवा में भी ड्राई कर सकते हैं, लेकिन ये है कि 1 to 2 days के लिए इसको ड्राई करने के लिए रख सकते हैं, लेकिन कंटेमिनेशन से हमने इसको बचाना है, जैम्स बैक्टीरिया या अदर कंटेमिनेशन से हमने इसको सेव रखना है, ऐसा एरिया हमने चूज़ करना है। ड्राइड सैंपल शुड बी पैक्ड इन प्रॉपर और क्लॉथ बैग, पेपर एंड क्लॉथ बैग एंड स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर। इट इज़ प्रेफरेबल टू ग्राइंड द सैंपल एट दिस स्टेज इफ़ पॉसिबल। इस स्टेज पे अगर पॉसिबल हो तो आप उसको ग्राइंड जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंग। इट इज़ नेसेसरी टू वॉश सैंपल इन ऑर्डर टू रिमूव द surface dust, soil particle, spray residue which may interfere with some analysis. Next, drying. Sample should be dried as soon as possible after washing in order to minimize biochemical changes, make it easier to homogenize, ताकि इसको homogenize करना easy हो. Next है temperature. The drying temperature should be sufficiently high to destroy enzyme responsible for decomposition, कि जो ड्राइंग टेम्परेचर है वो इतना भी हाई ना कर दें कि वो डिकम्पोज हो जाए, सैंपल जो है आपका डिस्ट्रॉय एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर दे, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिकम्पोजिशन के लिए, यानी कि इतना भी टेम्परेचर हाई नहीं करना चाहिए कि एंजाइम ही उस टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाए। नॉट टू बी हाई टू कॉज थर्मल डिकम्पोजिशन, और ना कि जो पहले वाला है ना टेम्परेचर, वहाँ आपने क्या करना है कि द ड्राइंग टेम्परेचर शुड बी सफिशिएंटली हाई, इतना हाई होना चाहिए कि वो एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर दे जो कि डिकम्पोजिशन को काज करते हैं, यानी कि उन एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर दे जो कि डिकम्पोजिशन काज करवाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉट टू हाई टू काज थर्मल डिकम्पोजिशन, और इतना भी टेम्परेचर को हाई ना कर दें कि वो हीट की वजह से डिकम्पोज हो जाए। टेम्परेचर शुड बी रिपोर्टेड 105 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द साइज ऑफ द ड्राइड मटेरियल। डिवाइसेस कॉमनली यूज टू ग्राइंड ड्राइड मटेरियल इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ बॉल मिल्स हैं, हैमर मिल्स हैं, कटिंग मिल्स हैं। नोट, इफ ग्राइंडिंग डिवाइसेस आर नॉट अवेलेबल देन चॉप द प्लांट मटेरियल विद सीजर और यूज़ फूड चॉपर। इसके लिए आप फूड चॉपर सीजर को भी यूज़ कर सकते हैं अगर ग्राइंडिंग डिवाइसेस अवेलेबल ना हो। नेक्स्ट है सीविंग। ग्राउंड सैंपल आर यूजली पास थ्रू अ 0.5 और 1 मिलीमीटर सीव। सीविंग का मतलब है कि हमने उनको सीव कर लेना है, जो स्मॉलर पार्टिकल हैं उनको लार्जर पार्टिकल से अलग करने के लिए। कोनिंग एंड क्वार्टनिंग, दिस टेक्निक इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग सब सैंपल ऑफ ड्राइड मटेरियल। ये टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं सब सैंपल ड्राइव करने के लिए। द ग्राउंड सैंपल शुड बी प्लेस्ड इन क्लीन ग्लास bottles, dried again for 24 hours at 65 degrees Celsius. After drying, bottles should be sealed and stored in a refrigerator for long term storage. नेक्स्ट हमारे पास है एक्सट्रैक्शन। ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ एनालेट फ्रॉम प्लांट मटेरियल,
कि प्लांट एनालेट किए जो हमने प्लांट मटेरियल से एक्सट्रैक्शन करनी है। डाइजेशन ऑफ द प्लांट सैंपल है यूजिंग एशिंग टेक्निक, जैसा कि ड्राई एशिंग एंड वेट एशिंग। एशिंग क्या है कि उसको हमने राख में जो है चेंज करना है। एशिंग की डेफिनेशन है, एशिंग इज़ यूज टू प्रिपेयर प्लांट सैंपल फॉर एलिमेंट एनालिसिस। एलिमेंट की एनालिसिस के लिए हम एशिंग करते हैं, ड्राई एशिंग है। दिस इन्वॉल्व कंप्लीट कंबस्टन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन अ मफल फर्नेस। मफल फर्नेस हमारे पास एक लेबॉरेटरी इक्विपमेंट है जिसमें हम मटेरियल को क्या करते हैं, हीट करते हैं। टेम्परेचर शुड बी इंक्रीज स्लोली, टेम्परेचर को स्लोली इंक्रीज करना है। एशिंग टाइम जो है हमारे पास शुड बी बिटवीन 4 and 8 आवर फॉर कवर्ड क्रूसिबल। अगर हमारे पास कवर क्रूसिबल हैं, वो जो बर्तन होते हैं जिनमें चीनी के लगा लें आप, स्पेशल टाइप के बर्तन होते हैं लैब में जिन्हें हम यूज़ करते हैं, तो अगर वो कवर्ड हैं तो उसके लिए 8 to 4 आवर, और अगर अनकवर्ड हैं तो 2 एडिशनल आवर जो है हमें उसके लिए और रिक्वायर होंगे। प्रोसीजर है, टेक एन एसिड वॉश्ड पोर्सलेन इन क्रूसिबल, यानी कि जो वो ग्लास टाइप कप टाइप जो हमारा इक्विपमेंट है लेबॉर्ट्री में हम यूज़ करते हैं, बर्तन सा मट्टी से बना हुआ, तो उसको लेंगे। एसिड वाश्ड होगा जो, उसमें टेक 0.5 ग्राम ऑफ ड्राइड ग्राउंड एंड सील्ड सैंपल लेंगे। टेक इन अ मफल फर्नेस एंड रेज टेम्परेचर स्लोली ओवर 2 आवर्स टू रीच 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मफल फर्नेस मैंने आपको पहले बता दी कि एक हीटिंग जो है हमारे पास इक्विपमेंट है, लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं इसको। लीव इन साइड द फर्नेस फॉर एट लीस्ट 4 आवर्स, रिमूव क्रूसिबल फ्रॉम फर्नेस एंड कूल, एड 10 ml of 6 molar ACL and cover, heat on steam bath for 15 minutes, add 1 ml HNO3 and evaporate to dryness, continue heating for 1 hour. Add 1 ml of 6 molar ACL and shake, then add 10 ml water. Heat ash on steam bath to complete dissolution, then cool. Filter into 50 ml volumetric flask and add some water to raise volume to 50 ml. आपने क्या करना है कि फ़िल्टर करना है 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, और इसमें आपने सम वाटर ऐड कर देना है ताकि उसका वॉल्यूम जो है 50 ml तक कंप्लीट हो जाए। प्रिपेयर ब्लैंक प्रोसीजर विल बी सेम बट नो प्लांट मटेरियल। अब हम इसके लिए एक जो है ब्लैंक टेस्ट करेंगे। ब्लैंक टेस्ट ब्लैंक टेस्ट में क्या होगा कि हम ऑल प्रोसीजर सेम होगा, बट हम उसके लिए जो है प्लांट मटेरियल को यूज़ नहीं करेंगे, जो हमारा एनालाइट है उसको अगेन यूज़ नहीं करेंगे। वेट एशिंग है, वेट एशिंग इन्वॉल्व डाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिक मैटर एंड डिजॉल्व एनालाइट। वेट एशिंग में हम क्या करेंगे, यूज़ स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज़ करेंगे। प्रोसीजर है, टेक 50 ml डाइजेशन फ्लास्क, टेक 0.5 ग्राम ऑफ ड्राइड ग्राउंड एंड सील्ड सैंपल, एड 1 ml HClO2 per chloric acid, 5 ml HNO3 and 0.5 ml H2SO4. Swell gently and digest at low temperature and slowly increase heat. Digest for about 15 minutes after appearance of white fumes. डाइजेस्ट का क्या होता है हमारे पास, डाइजेस्ट है हीट मटेरियल एट डाइजेशन यूनिट, रिमेनिंग मटेरियल इज़ द डाइजेस्ट। हीट करना है हमने ओवरऑल उस मटेरियल को, और जो हमारे पास रिमेनिंग मटेरियल होगा डाइजेशन यूनिट में, उसको हम डाइजेस्ट बोलेंगे। द कोल्ड डाइजेस्ट इज़ यूजली कलरलेस और पिंक इन सेम केसेस, इन सम केसेस वो पिंक भी हो सकता है। फिल्टर इंटू 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, प्रिपेयर ब्लैंक, फिर हम ब्लैंक को प्रिपेयर करेंगे वही सेम के एनालाइट यूज़ नहीं करेंगे, सेम सारा प्रोसीजर यही होगा। सैंपल इज़ इन लिक्विड फॉर्म डिटरमाइंड बाय वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस और बाय एटॉमिक एब्जॉर्प्शन।